हे गाइस, वेलकम बैक टू इंद्राज को सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन या सामाजिक अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 6। यदि आप लोग इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमने हर एक प्रैक्टिस सेट में 15 क्वेश्चन लिए हैं और 15 क्वेश्चन के साथ साथ हमने डिटेल भी किया है। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 6 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि वह कौन सा वाहनी ईंधन है जो पर्यावरण में कम से कम हानि उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, ऑप्शन है हमारा डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिन्हें हम सीएनजी के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे हम सीएनजी के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में कि सीएनजी से पर्यावरण को कम हानि होती है। जो सीएनजी होता है इससे पर्यावरण को कम हानि होती है, जबकि एलपीजी का प्रयोग घरों में रसोई गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि सीएनजी का प्रयोग कहाँ होता है और एलपीजी का प्रयोग कहाँ होता है। तो सीएनजी का प्रयोग वाहनी ईंधनों के रूप में होता है, जबकि एलपीजी का प्रयोग रसोई घर में रसोई गैस के रूप में होता है। अब हम देख लेते हैं कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनाकर पूछे जाते हैं। तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जबकि एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से गैसीय अपशिष्ट क्या है। कि गैसीय अपशिष्ट क्या है। तो दोस्तों, ऑप्शन है सब्जी फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा या लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। दोस्तों, पूछा है कि गैसीय अपशिष्ट क्या है। अपशिष्ट का मतलब होता है जो खराब पदार्थ होता है, जो क्या होता है खराब पड़ता अनयूज्ड पदार्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अपशिष्ट। तो दोस्तों, देखेंगे कि गैसीय अपशिष्ट पूछा है तो जो लकड़ी या कोयला से जलने वाला धुआं, या कहेंगे कि जब लकड़ी और कोयला जलता है उससे जो धुआं निकलता है वही क्या होता है आपका अपशिष्ट पदार्थ होता है। कैसा गैसीय अपशिष्ट पदार्थ। तो दोस्तों, राइट आंसर हमारा लकड़ी या कोयले से जलने वाला धुआं। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि लकड़ी तथा कोयले के जलने पर अनेक गैसें निकलती हैं। उनमें कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। यह सभी गैसें क्या हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। ऑप्शन है बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, या फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, या कायिक जनन द्वारा वितरित पौधे। तो दोस्तों, राइट आंसर है हमारा फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, या कहेंगे कि जो फल के द्वारा क्या होते हैं, अलग अलग जगहों पर या अनेक जगहों पर चले जाते हैं और वहाँ पर क्या होते हैं, उग जाते हैं, वही क्या है आपके फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि जब एक जीव दूसरे जीव से लाभ लेता है, लेकिन जिस जीव से लाभ लिया जाता है उसको ना तो हानि होती है और ना तो लाभ होता है, तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, या ऐसे जीव को हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन है परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी या सहजीवी। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर है सहभोजी। जब एक जीव बगैर दूसरे को प्रभावित किए लाभ लेता है तो वह क्रिया या उस जीव को हम कहते हैं सहभोजी, और उस क्रिया को हम कहते हैं सहभोजिता। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि सहजीवी क्या होता है। कि दोस्तों, क्योंकि सहजीवी, परजीवी या सहभोजी यह बार बार आपको किसी न किसी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो सहजीवी क्या होता है, अर्थात सहजीवी अर्थात साथ रहने वाला कह सकते हैं। कि जब दो जीव एक दूसरे पर आश्रित होकर जीवन यापन करते हैं, कि मतलब जब दो जीव क्या होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और जीवन यापन करते हैं, तो इस क्रिया के दौरान दोनों जीवों को लाभ होता है।
पहले वाले जीव को भी और दूसरे वाले जीव को भी लाभ होता है और एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, वह क्रिया के दौरान हेल्प करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं लाइकेन, लाइकेन में यह कवक और शैवाल होते हैं, लाइकेन में कवक और शैवाल होते हैं और कवक और शैवाल दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और दोनों को ही लाभ होता है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और दोनों का क्या होता है, लाभ। हम इन्हें सैक के नाम से भी जानते हैं, सैक अर्थात सै का मतलब शैवाल और का मतलब कवक। तो लाइकेन में पूछ लेता है लाइकेन किससे किससे मिलकर बना है, तो कवक और शैवाल से। दोस्तों आगे देखेंगे कि परजीवी, हमने देखा कि सहजीवी, अब हम देखेंगे कि परजीवी। जब एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को हानि होती है, जब ऐसी क्रिया होती है या कह सकते हैं कि जहां एक जीव क्या करता है, लाभ लेता है लेकिन दूसरे को क्या करके, प्रभावित करके, अर्थात दूसरे को हानि पहुंचाकर जब वह उस जीव से लाभ लेता है तो उस जीव को क्या होता है, आपका हानि होती है। ऐसी क्रिया को परजीविता कहते हैं, जबकि ऐसे जीव को हम परजीवी कहेंगे, अर्थात दूसरे पर आश्रित होना। जैसे जोंक, एंट अमीबा या फीता क्रीम। जैसे हम जोंक देखते हैं, जोंक जब किसी को पकड़ती है तो क्या करती है, वह उसका खून चूस लेती है, उसका खून चूसती है, तो जिसका खून चूसती है उसको हानि होती है लेकिन जोंक को क्या होता है, लाभ होता है। देखेंगे जैसे फीता क्रीम, जो फीता क्रीम है वह मनुष्य के शरीर में पाया जाता है तो वह मनुष्य को हानि पहुंचाता है, जबकि वह जो फीता क्रीम होती है उसको क्या करता है, उसको लाभ होता है। वह अपने विकास में मनुष्य के शरीर से ली हुई ऊर्जा का प्रयोग करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जब मोर सांप को खाता है, जब मोर क्या करता है, सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अवघटक, प्राथमिक अवघटक और खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो दोस्तों हमने खाद्य पिरामिड देखा होगा, यह हम आगे चलकर उसे देख लेते हैं कि जो मोर का पोषण तल है वह क्या हो जाएगा, आपका खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। दोस्तों थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं कि जैसे हमने कहा कि देखिए सबसे पहले कौन आता है, जो उत्पादक होते हैं हरे पेड़ पौधे, इसके बाद कीड़े जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, इसके बाद सांप और इसके बाद मोर। हम कह सकते हैं कि हरे पौधे को कौन खाते हैं, कीड़े खाते हैं, कीड़े को कौन खाता है, सांप खाते हैं और सांप को कौन खा जाता है, मोर खाते हैं। तो दोस्तों इसको डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे हमने देखा कि यह क्या है, आपका डायग्राम है, तो सबसे नीचे कौन है, हरे पौधे, इसके बाद कीड़े, इसके बाद सांप, इसके बाद मोर। तो मोर कहाँ है, आपका शीर्ष पर है, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर कौन है, मोर है। इसलिए यहाँ पर पूछा है कि जो मोर का पोषण तल होगा वह कहाँ होगा, खाद्य पिरामिड में, तो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है। ऑप्शन है बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर। तो दोस्तों राइट आंसर है संगमरमर। यदि कहा जाए कि कायांतरित सेल को ही क्या कहते हैं, रूपांतरित सेल भी कहते हैं। रूपांतरित का मतलब होता है कि सेल का रूप पूरी तरीके से बदल जाना और नए आकार में ढल जाना। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो सेल है यह 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित, इसी को रूपांतरित सेल भी कहते हैं। अब देख लेते हैं इसका निर्माण किस तरीके से होता है। दोस्तों हमने देखा होगा कि जब ज्वालामुखी होती है, जब ज्वालामुखी फटती है तो उससे मैग्मा के रूप में लावा बाहर निकलता है। किसके रूप में, मैग्मा के रूप में लावा बाहर निकलता है। और वह जब लावा पृथ्वी पर आता है तो पृथ्वी पर धीरे धीरे क्या होता है, वह ठंडा हो जाता है। और जब वह ठंडा होता है तो वह एक चट्टान के रूप में, कहेंगे कि कठोर चट्टान के रूप में वह जम जाती है। तो जब वह जम जाती है तो उसका पहला रूप होता है आग्नेय सेल, उसी को हम क्या कहते हैं, आग्नेय सेल। और कुछ दिनों बाद जब वह जो जमा हुआ पदार्थ या जमा हुआ जो चट्टान होता है वह धीरे धीरे क्या होता है, उसमें परत सी बन जाती है, उसमें क्या होती है, परत सी बन जाती है, या अलग अलग भागों में क्या होता है, एक परत के रूप में जम जाता है। तो उसी को हम कहते हैं अवसादी सेल। और जब कुछ दिनों बाद क्या होता है
कि जब अवसादी सेल से टूटकर वह धीरे धीरे इस पूरे सेल के रूप को चेंज कर देता है, वह एक नए रूप में, वह जो सेल होता है वह एक नए रूप में हो जाता है, तो इसी को कहते हैं हम कायांतरित सेल या रूपांतरित सेल कहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि महासागरों में निम्न में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कि सागरों या महासागरों में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है। ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम NaCl के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि महासागरों में सबसे अधिक मात्रा में जो सोडियम क्लोराइड, जिसे हम NaCl के नाम से जानते हैं, पाया जाता, कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो 77.8% पाया जाता है। यदि बात की जाए कि दूसरे नंबर पर कौन पाया जाता है, तो दूसरे नंबर पर मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9% पाया जाता है, और तीसरे स्थान पर मैग्नीशियम सल्फेट 4.7% पाया जाता है। तो दोस्तों हमने देखा कि महासागरों में सर्वाधिक लवणता किसकी होती है, तो वह है सोडियम क्लोराइड की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। जो राज्यसभा में सभाएं होती हैं उनकी अध्यक्षता कौन करता है, तो ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों राइट आंसर है उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है, तो उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन हमारा पहला ही सही है। थोड़ा सा आज डिटेल में देख लेते हैं कि उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। क्या होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाया जाता है। कहने का अर्थ है कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो ऑप्शन है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या बलुई मिट्टी। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है जलोढ़ मिट्टी। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी है। दोस्तों यदि बात की जाए कि काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, या कहेंगे कि कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि काली मिट्टी में कपास सबसे अधिक मात्रा में उगाया जाता है। तो दोस्तों थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि जो जलोढ़ मिट्टी है यह भारत के 14.25 वर्ग किलोमीटर, यदि बात की जाए कि भारत के क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है उसमें 43.4% क्षेत्रफल पर पाया जाता है। कौन सी मिट्टी, यह जलोढ़ मिट्टी, जबकि अन्य मिट्टियां क्या है, जो बचा प्रतिशत हो उनमें पाया जाता है। अकेले 43.4% पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। कहा जाता है कि यह पश्चिम में सतलज नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी तक विस्तृत है। जो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है वह पश्चिम में सतलज नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी तक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता या तृतीय चरण उपभोक्ता या उत्पादक। तो दोस्तों हम क्या कहते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें उत्पादक कहते हैं। इसके बाद उनको कौन खाता है, तो जो भेड़ बकरी गाय भैंस ये सब क्या होती हैं, आपका प्रथम उपभोक्ता होती हैं या प्रथम चरण की उपभोक्ता होती हैं, और यही क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। तो हमारा राइट आंसर है प्रथम चरण उपभोक्ता के नाम से इन्हें हम जानते हैं, जो क्या होते हैं, हरे पेड़ पौधों को खाते हैं। दोस्तों थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन आता है, उत्पादक, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं। इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता जैसे भेड़ बकरी गाय भैंस, वह शाकाहारी होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता की बात की जाए तो वह मांसाहारी होते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में कौन आता है, अपघटक। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेग है विषाणु जनित बीमारी, कवक जनित बीमारी, जीवाणु जनित बीमारी या खनिज जनित बीमारी। तो दोस्तों राइट आंसर है हमारा कि प्लेग क्या है, एक जीवाणु जनित बीमारी है या जीवाणु द्वारा यह फैलता है। दोस्तों थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि प्लेग जो होता है यह बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। कि क्वेश्चन पूछ ले कि बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा कौन सा रोग फैलता है, तो वह प्लेग है। कहा जाए कि जो इसका संक्रमण होता है वह चूहों पर पाए जाने वाले
पिस्सुओं से होता है। इसके शरीर पर प्लेग का बैक्टीरिया पाया जाता है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ या हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों वायुदाब नापने वाला यंत्र हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम जानते हैं बैरोमीटर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वीटी कपास है, कि वीटी कपास क्या है? एक संकर पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है या एक औषधि पौधा है। तो हमने जाना कि वीटी कपास क्या एक पौधा है, लेकिन वह किस प्रकार का पौधा है? तो वह एक ट्रांसजेनिक पौधा है। तो ऑप्शन हमारा दूसरा सही है कि वह एक वीटी कपास जो एक क्या है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि वीटी कपास क्या है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है जिसमें प्राकृतिक रूप से कीटनाशक उत्पादित करने की क्षमता है, कि कीटनाशकों को मारने की क्षमता किसमें है? वीटी कपास में है, जिस कारण वह स्वतः ही हानिकारक कीटों से अपनी सुरक्षा कर लेता है। कहा जाता है कि इसमें यह गुण किस जीवाणु के कारण आता है? तो इसमें यह गुण बेसिलस थुरिनजिनसिस नामक जीवाणु के कारण आता है। जो वीटी कपास होता है उसमें जो कीड़ों को मारने की या कीड़ों से लड़ने की क्षमता होती है वह किस जीवाणु से आती है या किस जीवाणु के कारण आती है? तो बेसिलस थुरिनजिनसिस नामक जीवाणु के कारण आती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना या मरुस्थल। तो सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर वर्षा अधिक होती है वहाँ पर क्या होते हैं, अलग अलग प्रजाति के जीव पाए जाते हैं, या कहेंगे कि अलग अलग प्रजाति के पौधे या अलग अलग प्रजाति के जीव पाए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उष्णकटिबंधीय वर्षावन। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम क्लोराइड। तो दोस्तों यदि राइट आंसर की बात की जाए तो राइट आंसर है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड ही क्या होता है, आम पकाने में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड रसायन का प्रयोग, कैल्शियम कार्बाइड को हम या कहेंगे कि कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र होता है CaC2 का प्रयोग आम व अन्य फलों को पकाने में किया जाता है, क्योंकि यह एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है और एसिटिलीन गैस के कारण ही क्या होते हैं, कच्चे फल जो होते हैं वह पक जाते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछे कि किस गैस के कारण फल क्या होते हैं, पक जाते हैं, तो एसिटिलीन गैस के कारण फल पकते हैं। और किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो कैल्शियम कार्बाइड रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने 15 क्वेश्चन देखे। दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों हमने हर एक प्रैक्टिस सेट में 15 क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन उसके साथ डिटेल भी देखा है। ये जोड़ा जाए तो 30 से 40 क्वेश्चन डेली हमने किए हैं। तो दोस्तों आप लोग इसी तरीके से हमारा सपोर्ट करिए। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आप लोगों को किसी भी परीक्षा से संबंधित और किसी भी टॉपिक से संबंधित आपको सभी विषय की फ्री क्लास उपलब्ध होगी। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।